नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 17 अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 17 अप्रैल। अगर वैसे देखा जाए तो आज कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डे है नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तो आज की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, शायद आप लोगों ने इस वाली न्यूज को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर देखा होगा। और जो फ्रंट पेज के ऊपर कवर किया गया होता है ना, उसको हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। हालांकि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस की जाती हैं। अब होता क्या है, न्यूज क्या है समझना। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर एक मुस्लिम बोर्ड बना हुआ है जिसको हम क्या कह देते हैं, वक्फ बोर्ड। और जो बेसिकली वक्फ बोर्ड है वो कब बना होता है, तो उसकी स्टार्टिंग बहुत पहले से चली आ रही होती है, ब्रिटिश एरा के टाइम से। मैंने शायद एक बार आपको बताया भी था कि जब हमारे यहाँ पर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है 1906 में, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने भारत में हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, उसी समय ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों को क्या दे दिया, तो बाय द एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, बिकॉज मार्ले वाज द इंडियन सेक्रेटरी और जो मिंटो सेकंड थे वो क्या थे, भारत के वाइसराय थे। उन दोनों ने हमारे इंडिया में जो रिफॉर्म किए उसी को कह दिया मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 या उसी को कह दिया एक्ट ऑफ 1909। और उसके बाद उस एक्ट से भारत में मुस्लिम्स को क्या दिया जाने लगा, सेपरेट इलेक्टोरल। अब होता क्या है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस से दुखी थे, कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे। कांग्रेस को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, तो बेसिकली उन्होंने बंगाल स्प्लिट का गेम खेला, लेकिन वो सक्सेसफुल हो नहीं रहा था। आमिर, सोनार बांग्ला और वो सब कहानियां निकल के आई। लेकिन बाद में जब ये नहीं सक्सेसफुल होता दिख रहा था उनको, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरी बॉडी ही बना दी जिसको क्या नाम दिया गया, मुस्लिम लीग। और उनका माइंड वॉश कर दिया गया कि जब तक हम भारत में तब तक हम तुम क्या हो, सुरक्षित हो। जिस दिन हम चले गए तुम्हारे साथ हिंदू बहुत बुरा करने वाले हैं। इस बात के साथ, इस मेंटलिटी के साथ कौन सी पार्टी बना दी जाती है, मुस्लिम लीग। और उसके बाद 1913 में क्या बना दिया जाता है, वक्फ बोर्ड। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते 1913, 24, उसके बाद आज़ादी के बाद 1954, देन आगे चल के 1995 में उस वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी वो बढ़ती चली जाती है। अब होता क्या है, वक्फ बोर्ड समझना, हालांकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार, है ना। तो होता क्या है कि अगर कोई मुस्लिम अगर अपनी ज़मीन अगर वो अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे डोनेट कर दे, तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। और उस प्रॉपर्टी का यूज सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कामों में होगा, रिलीजियस कामों में होगा, और उससे उस पर्टिकुलर रिलीजन के गरीब लोगों का भला करने के लिए उसका यूज किया जाएगा। लेकिन ऐसा करते करते कहीं ना कहीं लीगली इलीगली करते करते आज वो समय आ चुका है कि जो आपका वक्फ बोर्ड है बेसिकली, उसके पास भारत में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा क्या है, जमीन उसके पास है। लगभग 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज उसके पास है ना। तमिलनाडु में, कर्नाटका में तो पूरे के पूरे गांव उन्होंने क्लेम कर लिए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब होता क्या है, ये एक अच्छी चीज है, धर्म के नाम पर होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ धर्मशालाएं होती है कि अगर कोई आदमी है, उसके मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी के इससे पहले लोग धर्मशाला बनवा देते थे। आज भी हम उसका यूज करते हैं, वो धार्मिक कामों के लिए यूज होनी चाहिए। बट ये मुसलमानों में भी है, लेकिन उसका मिसयूज होने लगा। किसी भी चीज को आप वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर लेते हो तो उसके बाद ये जिम्मेदारी उस प्रॉपर्टी ओनर की हो जाती है कि उसे ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, मेरी है। अगर वो ये नहीं साबित कर पाए कि वक्फ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो अल्टीमेटली वक्फ बोर्ड कहेगा कि हमारी प्रॉपर्टी है, आज से इतने साल पहले यहाँ पर कुछ था तो ये हमारा है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं इलीगली यूज करके बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पर ले ली गई। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर 2025 में एक बिल आता है जिसको प्रेसिडेंट की परमिशन मिल जाती है, वो एक एक्ट बन जाता है, वक्फ एक्ट 2025। अब उसमें कह दिया गया, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई। जब बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई तो जो मुस्लिम लीग या मुस्लिम्स हैं भारत के, वो पहुंच गए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। तो जब इसकी दलीलें चल रही थी, है ना, हम न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। वो चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको पूरा वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ना है तो मैं लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। पहले का हमारा एक रिकॉर्डेड लेक्चर है यूट्यूब पे,
अब देख लेना उसको, ठीक है। उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कैसे ये सब चीज़ें बनती हैं। तो अभी हम इस पे आ जाते हैं कि जब ये डिस्कशन चल रहा था तो हमारे जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, संजीव खन्ना, उन्होंने पूछा किससे, जो आपके सॉलिसिटर जनरल है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल का असिस्टेंट होता है। एडवोकेट जनरल कौन होता है? तो याद रखना, जैसे हमारी तुम्हारी लड़ाई होती है तो हम वकील कर लेते हैं ना, तो अगर किसी ने गवर्नमेंट पे केस कर दिया है तो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ने वाला फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है? तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हर जगह जा नहीं सकता, हर केस लड़ नहीं सकता, तो उसके साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए वो सॉलिसिटर जनरल रख लेता है। और सॉलिसिटर जनरल की कोई नंबर फिक्स नहीं है, समझ में आ रही बात? तो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो कौन सा है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 76। तो अटॉर्नी जनरल की जो है कौन था? सॉलिसिटर जनरल। बहस चल रही थी, बहस के अंदर CJI ने पूछा उससे कि एक बात बताओ, तुमने जो ये लॉ बनाया है, नया जो कानून बनाया है, याद रखना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर क्या सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है, बट इनिशियली सुप्रीम कोर्ट, याद रखना, हमारी जो जुडिशरी है वो किसी भी लॉ को, किसी भी नया एक्ट बनता है उसको एक एक्ट की तरह ही देखती है, ठीक है। फिर उसकी दलीलें सुनती है, उसके ऊपर केसेस होते हैं, उसके ऊपर देखा जाता है कि कहीं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है लोगों के, कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं अल्टर कर रहा है। अगर ऐसा करता पाया गया तब सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर लॉ को, पर्टिकुलर एक्ट को क्या कर देती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल या वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो अभी उसकी दलीलें सुनी गई और उसमें कहा, CJI ने पूछा उनसे, सॉलिसिटर जनरल से, तुषार मेहता जो भी है, उनसे पूछा कि बताओ जो तुमने नया कानून बनाया है इसमें तुमने कह दिया कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक है डी नोटिफाइड, उसमें प्रॉपर्टीज भी, जैसे लगभग 8 लाख प्रॉपर्टीज में से 3-4 लाख प्रॉपर्टीज डी नोटिफाइड है। मतलब किसी ने वो प्रॉपर्टी मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दे दी, लेकिन वो प्रॉपर्टी थी किसकी वो कंफर्म नहीं है, उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो वक्फ में यूज की जा रही है। उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया वक्फ बाय यूजर। मतलब फॉर एग्जांपल समझना, यही डिस्कशन चल रहा है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी जगह कोई मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, और उस मस्जिद के अंदर मुस्लिम्स वहां के लगभग 200-300 साल से अपनी पूजा पाठ जो भी होता है उनका वो करते आ रहे हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली 200-300 साल से वो कर रहे हैं, बट उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बट दे आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, दैट लैंड एज वक्फ प्रॉपर्टी। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज द वक्फ बाय यूजर, यानी कि यूज हो रहा है उसका एज ए वक्फ, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे? वक्फ बाय यूजर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका तुम क्या करोगे? अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया तो क्या तुम उसको डी नोटिफाई कर दोगे, यानी कि उसको कैंसिल कर दोगे, वापस छीन लोगे, सरकार के बना लोगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज से 300 साल पहले अगर किसी ने अपनी जमीन के ऊपर मकबरा बना दिया या कोई भी मस्जिद बना दी और उसकी डेथ हो, मतलब कि उसने अपने किसी की याद में बना दी, वहां पे आसपास के लोग पूजा करने लगे, वहां पे जो भी इबादत करने लगे, तो क्या तुम उसको छीन लोगे? तो इसका भी कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। तो क्या जो 8 लाख प्रॉपर्टीज जो अप्रोक्सीमेटली है उनमें से 4 लाख सिर्फ वक्फ बाय यूजर की है, क्या वो छीन ली जाएंगी? पहला क्वेश्चन ये पूछा, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो सरकार इसको ऊपर जवाब देगी, बात समझ में आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे। दूसरा उन्होंने पूछा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे कि तुमने कह दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा, मजिस्ट्रेट जो होता है, डीएम, जहां कुछ जगह डीएम कह देते हैं, कुछ जगह कलेक्टर कह देते हैं, तो वो उस प्रॉपर्टी की उसकी देख रेख में होगा। तो अगर उसकी देख रेख में होगा तो जब तक वो ये कंफर्म करेगा, कमेटी बनाकर ना, वो उस चीज को देखेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो कलेक्टर वगैरह होते हैं, डीसी वगैरह होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर ही तो होते हैं, इनका जो बेसिकली जो इनका तबादला जिसको कहा जाता है ना, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर बेसिकली है ना, इनका वो ज्यादा होता रहता है। तो जब तक वो उसकी इंक्वायरी करता रहेगा कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ बोर्ड और नॉट, क्या तुम उसको छीन लोगे या उसको एज ए वक्फ यूज करने दिया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं करोगे, जब तक वो गवर्नमेंट ऑफिसर इस बात की छानबीन नहीं कर लेता तब तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। तो ये जो लूप होल्स थे उन्हीं के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जो आपके CJI है संजीव खन्ना ने, उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, है ना, एक बात बताओ, आप लोगों ने इसके अंदर एक अमेंडमेंट कर दिया कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर होगा।
तो क्या कल को अगर हिंदू कोई रिलीजियस बॉडी बनती है, हिंदू रिलीजियस बॉडी बनती है, तो उस हिंदू रिलीजियस बॉडी में क्या तुम किसी मुस्लिम को जगह दोगे? अब इसका जवाब सरकार को देना है। बात समझ में आ रही है? बात इनकी सही है, क्योंकि ये तो जस्टिस है, इनको तो जस्टिस देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ये बात भी सही है। बताओ मुझे आंसर दो कि कल को अगर कोई हिंदू रिलीजियस बॉडी बनती है, जो हमारे पास बनी हुई है बहुत सारी, जैसे कोई मठ हदीस बने बैठे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज में आते रहते हैं, तो क्या उनमें अगर तुम्हें कहा जाए कि किसी मुस्लिम्स को बैठाओ तो क्या तुम बैठाओगे? तो अब सरकार इस पे क्या जवाब देगी वो हम पढ़ लेंगे। तो ये मैटर अभी चल ही रहा है ना, जब तक चलता रहेगा हम इसको डेली पढ़ते रहेंगे, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा हम इसको एक साथ इकट्ठा दोबारा पढ़ लेंगे, पर जब तक धीरे धीरे इसको साथ साथ पढ़ते रहना। बात समझ में आ रही है? वही सब बातें लिखी हैं। सम ऑफ द अमेंडमेंट्स व्हिच केम अंडर द स्पॉटलाइट इन द सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड स्टेट बोर्ड। नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? सरकार को जवाब देना है। इंसर्शन ऑफ द इनहेरिटेंस राइट्स इन वक्फ अलाल औलाद, दिस alters the principle that dedication of a work is absolute। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? many of these work were created hundreds of years ago, where do you find the records। जो कपिल सिब्बल साहब है उन्होंने पूछा कि भाई 100 या 200 ईयर पहले के कहां से रिकॉर्ड मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, तो कैसे छीन लोगे आप? दूसरा, if a Muslim wanted to do charity, he could come out of the work fold to perform his benevolence। तुषार मेहता ने कहा, ठीक है, कि अगर किसी को प्रॉपर्टी डोनेट करनी है तो उसके बाहर आकर भी वो डोनेट कर सकता है। ये सब दलीलें चल रही हैं, ठीक है। उसका डिसीजन क्या निकलेगा वो हम देखेंगे। फिर हमारे संजीव खन्ना ने क्या कहा? Denotification of waqf by user properties would lead to a huge problem. Many of the masjids were constructed in the 14th, 15th and 17th centuries. Asking them to produce a sale deed now is an impossibility। आज समझ में आ रही है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ की वो 14th, 15th, 16th, 17th सेंचुरी में बनी है, जब हमारे यहाँ पर मुगलों का राज चलता था। तो उनके प्रॉपर्टी तो उनके डॉक्यूमेंट्स तो कहीं से आएंगे नहीं, तो अगर उनको जबरदस्ती छीनोगे तो वायलेंस होगी तो दंगे फसाद मतलब सॉवरेनिटी पे बात आ जाएगी, इंटीग्रिटी पे बात आ जाएगी, सेफ्टी के ऊपर बात आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या डिसीजन आता है। आई होप कि आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, ठीक है। और काफी पुराना मुद्दा चला आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, CGI खन्ना रिकमेंड्स जस्टिस गवई एज ए सक्सेसर। समझना, जो हमारे CGI हैं संजीव खन्ना, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, वो रिटायर होने वाले हैं 13 मई को। और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम बताया, वो कौन है? जस्टिस BR गवई। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे नेक्स्ट यानी कि जो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो कौन बन सकते हैं? BR गवई बन सकते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया गया है। अब समझना कैसे प्रोसेस होती है। तो जो CGI एट प्रेजेंट CGI होता है ना, वो क्या करता है? प्रेसिडेंट को एक नाम रिकमेंड कर देता है कि मैं चाहता हूं कि इसको बनाया जाए। लेकिन क्यों उसको बनाया जाए? तो प्रोसीजर क्या होता है सेलेक्ट करने का, है ना? प्रोसीजर क्या होता है किसी को CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने का? तो सबसे पहले आपको ये 2-4 बातें पता होनी चाहिए, तब हम इसके प्रोसीजर के ऊपर चलना चाहेंगे, ठीक है। पहले 2-4 बातें समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना होता है? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक हुए थे। और ये काम करना कब शुरू कर देता है? 28 जनवरी 1950, ठीक है। जिस दिन बनता है उसका CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनाया जाता है? तो याद रखना HJ कानिया, हीरा लाल कानिया को इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। आपसे पूछेगा कहां पर लोकेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट याद रखना आपका न्यू दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। और ये दिल्ली में रहेगा। इसका भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल बी कहां पर होगा? सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, यानी कि वहां पर बना रहेगा। समझ गए? अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में लैंग्वेज कौन सी होती है, तो आर्टिकल 348 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ओनली इंग्लिश इज अलाउड इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज अलाउ होती है? इंग्लिश। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर याद रखना, हाई कोर्ट्स के अंदर आप इंग्लिश प्लस हिंदी यूज कर सकते हो, बट हिंदी का मतलब है वो 22 लैंग्वेज जो हमारे शेड्यूल नंबर 8 में रजिस्टर्ड है, लिखी हुई है। समझ गए? क्योंकि लोकल लेवल पर जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज को हिंदी कंसिडर करके वहां पे चलाता है। समझ गए? तो सिंपल सा याद रखना।
उसके बाद अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एट प्रेजेंट कितने जज हैं, तो याद रखना आज के दिन कितने हैं, 1+33। एक क्या होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज कहलाते हैं नॉर्मल जज, ठीक है, और एक इन सब का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और याद रखना सीजीआई को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ रोस्टर। ये भी ध्यान रखना, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ रोस्टर किसे कहा जाता है, तो सीजीआई को ही कहा जाता है। और पहले कौन थे, एचजे कानिया, अभी कौन है, संजीव खन्ना, और ये अभी रिटायर हो जाएंगे। अब बात आती है क्यों रिटायर हो जाएंगे, ऐसा क्या हुआ, तो समझना जब भी कोई सीजीआई बनता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर एज, यानी कि जैसे आपकी एज 65 ईयर हुई आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और हाई कोर्ट के जज की एज कितनी होती है, 62 ईयर एज। अगर ये 62 साल का हो गए तो रिटायर कर दिए जाएंगे, ये 65 के हो गए तो रिटायर कर दिए जाएंगे। तो अभी जो आपके संजीव खन्ना है वो 13 मई को क्या हो जाएंगे, 65 साल पूरे हो जाएंगे उनकी एज को, और उनको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अब इसको समझने के लिए 2 पॉइंट समझना। आपसे पूछेगा कि आज तक सबसे ज्यादा टेन्योर किस सीजीआई का रहा, मैक्सिमम टेन्योर किस सीजीआई का रहा है, तो याद रखना मैक्सिमम, दूसरा मैंने लिख दिया मिनिमम टेन्योर, तो मैक्सिमम किसका रहा है, तो याद रखना YV चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का रहा है, जो आपके 1978 से लेकर 85 तक क्या थे, सीजीआई ऑफ इंडिया। और अगर पूछे मिनिमम किसका रहा है, तो याद रखना कमल नारायण जी जो थे आपके, इनका जो टेन्योर था वो 1991 में बने थे और 1991 में रिटायर हो गए। इनका टेन्योर था 17 डेज, यानी कि जब ये सीजीआई बने तब इनकी उम्र 65 साल होने में 17 दिन बाकी थी, तो 17 डेज बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है, समझ गए। तो ये भी कुछ पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर सीजीआई की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, तो जो करंट में सीजीआई है ना, वो आने वाले सीजीआई का नाम रिकमेंड कर जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेना बहुत ध्यान से, हु अपॉइंट द सीजीआई, कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नाम रिकमेंड किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉ मिनिस्ट्री से बातें करता है, उसके बाद बनाता है। बट प्रोसीजर क्या होता है, तो याद रखना सिंपल सा प्रोसीजर होता है, सीनियोरिटी। सीनियोरिटी का मतलब क्या है, वो आदमी जो सीजीआई के बाद सीनियोरिटी में है, एज में। दूसरा सीनियोरिटी की सेंस में ऑन लेंथ ऑफ द सर्विस, किसने सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए सर्विस दी है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, और कौन मैक्सिमम एज का है, उसको क्या बना दिया जाता है, सीजीआई। तो अब जो 65 के आसपास का रहा होगा उसको बना दिया, कुछ टाइम बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर कोई पूछे मिनिमम एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की, तो मिनिमम एज कुछ भी नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया होता है, बात समझ में आ रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना 25 साल, लोकसभा में हो तो 25, राज्यसभा में हो तो 30, लेकिन मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, आप कितनी भी उम्र में बन सकते हो, समझ गए। उसमें उल्टा है, इसमें मैक्सिमम है मिनिमम नहीं है। वहां पर एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, मिनिमम होती है मैक्सिमम नहीं होती है, ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना। यहाँ पर पढ़ा लिखा होना चाहिए, मंत्री बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 0 होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, और दूसरी तरफ इनको एजुकेट होना जरूरी है, वो आप जानते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि इनको जजमेंट देना है। मिनिस्टर्स का क्या है, कुछ भी लो पास कर देंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, बाद में ये बेचारे उनके द्वारा किए गए दंगों को शांत करने के लिए डिस्कस करते रहते हैं ना, नए नए रूल्स लो पास करते रहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया किसी को, ये सब होता रहता है, ठीक है। अब समझना जो हमारे सीजीआई साहब हैं, ठीक है, कितने हैं आज के दिन सीजीआई, एक होता है। टोटल जज कितने हैं, 1+33 34 हैं, बात समझ में आ रही है। बेसिक क्वेश्चंस है, आपसे पूछेगा कि जो सीजीआई होता है या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया कैसे जाता है, तो सिंपल याद रखना, इनको हटाने की कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है, बट एक प्रोसेस लिखी हुई है जिसका नाम है, जिसको हमने लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 124 के 4 में। अंडर आर्टिकल 124 का 4
2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तुम्हें अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है। फर्स्ट क्या होती है, प्रूवन मिसबिहेवियर, यानी कि अगर वो किसी के साथ मिसबिहेव कर दे, ठीक है। दूसरा, वो अपना काम करने में क्या हो, इनकैपेबल। अगर ये 2 कंडीशंस होती हैं और लोकसभा के 100 मेंबर और राज्यसभा के 50 मेंबर इस बात से एग्री कर जाते हैं, तो फिर उसकी सीट को वैकेंट कंसीडर कर लिया जाता है और उनको सीट से, गद्दी से, पोस्ट से हटा दिया जाता है। हालांकि आज तक ऐसे किसी को नहीं हटाया गया, ध्यान रखना, समझ गए। और सिमिलर प्रोसेस किसके लिए होती है, फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन अभी हाई कोर्ट के जजेस में मैंने आपसे एक दिन एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में पैसे मिल गए थे, तो ये प्रोसेस निकल के एक न्यूज निकल के आई थी कि क्या करप्टेड जजेस भी करप्टेड हो सकते हैं क्या, और अगर हैं तो उनको हटाने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, समझ गए। तो उसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, हो सकता कोई न्यू लॉ देखने को मिल जाए। और उसी समय एक मैटर निकल के आता है एनजेक का, है ना, मैंने काफी बार आपको समझाया, आई होप कि आपको आता भी होगा कि जजेस को अपॉइंट करते हैं, उसे कहते हैं कॉलेजियम। तो आज के टाइम पर ये जो अपॉइंटमेंट हो रही है कॉलेजियम प्रोसेस से हो रही है कि संजीव खन्ना ने कह दिया भाई इसको बना देना, तो कॉलेजियम प्रोसेस है, बिल्कुल ही जज की अपॉइंटमेंट कर रहा है, बस नाम मात्र का प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक केस होता है, ध्यान रखना, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, फर्स्ट जजेस केस, है ना, फर्स्ट जजेस केस। और कब होता है, 1981 में फर्स्ट जजेस केस। और उस फर्स्ट जजेस केस में क्या होता है, कहा गया कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसके लिए कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। फिर हुआ 1993 में सेकंड जजेस केस, कह दिया 1+2, एक सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट 2 जज होंगे, वो डिसाइड करेंगे कौन सीजीआई बनेगा। तो एक तो ये तो घर जाने वाला है क्योंकि रिटायर होने वाला है, 2 सीनियर मोस्ट है, इन दोनों ने, तीनों ने मिलकर कहा इस बार तुम में से बड़ा है वो बन जाओ, अगली बार फिर एक आ गया बोला तुम में से बड़ा है वो बन जाओ, तुम में से बड़ा है वो बन जाओ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, वही प्रोसेस तो चल रही है। फिर आगे ऐसा नहीं होगा। फिर आया 1998 में थर्ड जजेस केस, और उस थर्ड जजेस केस में कहा गया कि 1+4 कर दो, यानी 5 लोग होंगे, वो डिसाइड करेंगे 3:2 में कि कौन जज बनेगा। तो जज ही जज को बना रहे हैं। देन अगेन कॉलेजियम प्रोसेस, है ना, डील कर लेते थे, इस बार तुम बन जाओ, अगली बार हम बन जाएंगे, क्या दिक्कत है ना, तो चल रहा था। फिर कहा गया नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर हुआ फोर्थ जजेस केस 2014, और कहा गया कि अब हम लाएंगे एनजेक। एनजेक को क्या होता है, तो याद रखना, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। कहा गया इसमें कि टोटल मेंबर होंगे 6, 3 होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट से, है ना, और 3 मेंबर कहां से होंगे, आपके गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि एक होगा इसमें लॉ मिनिस्टर, ठीक है, और 2 अदर ऑफिसर्स होंगे, यानी कि मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे। अब बनाएंगे सीजीआई। अब सोचो यहां पर क्या होगा, मान लो सरकार के 3 हैं, 3 इधर हैं, इनमें से एक को कह दें कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, इस बार इसको बना लेने दो, अगली बार तुझे बना देंगे। तो 4:2 में बनाने के लिए चाहिए रेशियो, 4:2 आ गया सरकार के पास, और जज किसका बन गया, सरकार का। अब सोचो एनजेक होता और कोई XYZ मान लो सीजीआई सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता, क्योंकि एनजेक प्रोसेस से, तो क्या वो ये सब दलीलें सुनता, नहीं सुनता, वो सीधा सरकार का पक्ष लेता। ये इसीलिए तो मैंने कहा हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 50 डीपीएसपी का, जो ये कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी, वो अलग होना चाहिए, और अलग होना चाहिए इसीलिए एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर कर रहे थे। तो इस एनजेक को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। याद रखना, लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, उसको चलाना है नहीं चलाना है ये सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड की मैं बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दे, बट वो सब पहलुओं को देखेगा। अगर उसको लगेगा कि कहीं पर भी अगर बेसिक फंडामेंटल या बेसिक जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अगर वायलेट हो रहे हैं तो तुरंत उसको नल कर देगा, समझ गए। तो ये बात भी ध्यान रखना, हमने एक को ही एक पावर नहीं दे रखी, पावर का डिवाइडेशन है ना, तुमने गलती की तो ये बैठा है, तुमने गलती की तो ये बैठा है, समझ गए। जैसे जजेस अगर करप्शन करते पाए गए तो पार्लियामेंट एक लॉ पास कर देगी कि भाई जजों को ऐसे हटा देंगे। तो जज ही सब कुछ नहीं है, पार्लियामेंट भी ऊपर है, लेकिन पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा बिल पास कर दिया कि उससे लोगों का फंडामेंटल राइट्स या बेसिक कल्चर या बेसिक फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट हो रहा है, तो जजेस क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको नल कर देंगे। तो ये इससे सुप्रीम है, ये इससे सुप्रीम है, बराबर किसी को नहीं रखा है, समझ गए। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है, इसीलिए हम आज तक चले आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आ रही बात।
बात। तो ये होता है थोड़ा सा उसको अपॉइंट करने की प्रोसेस। करता कौन है? प्रेसिडेंट। इसका आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखना 124, ठीक है। 124 के 2 में लिखा है कि प्रेसिडेंट उसको बनाएगा, 124 के 4 में लिखा है उसके रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। मैक्सिमम एज 65 ईयर्स एज। और अब कौन बनने वाला है? तो याद रखना बी आर गवई। और बी आर गवई के बारे में एक पॉइंट याद रखना, आज तक टिल डेट हमारे यहाँ पर जितने भी सीजीआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनमें ये 52 नंबर के होंगे। तो आज तक 52 लोगों में से एक आदमी ऐसा था जो दलित था, है ना, और जो हमारा सीजीआई बना था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, है ना, जो कहां से था? बिलोंग्ड टू दलित, है ना, जो दलित से बिलोंग करता था, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट से, ट्राइब से। तो कौन था दलित से बिलोंग करने वाला? तो याद रखना जस्टिस केजी बालाकृष्णन। बट बताना मुझे कौन से ईयर में ये बने थे, ठीक है। बट याद रखना बी आर गवई अगर बनते हैं तो वो दूसरे दलित सीजीआई हो जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लेता है वो, अगर आप लोग मॉक वगैरह देते होगे तो वहां पूछ लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट है, टाइगर किल्स 7-year-old बॉय एट रणथंबोर नेशनल पार्क। अब कहोगे सर किसी टाइगर ने किसी बच्चे को मार दिया तो वो न्यूज क्यों पढ़े? तो ऐसी न्यूज आपको किस पर्पज से पढ़नी होती है? एनवायरमेंट के पर्पज से। आपने पढ़ा होगा नेशनल पार्क, आपने पढ़ा होगा टाइगर रिजर्व, आपने पढ़ा होगा एलिफेंट रिजर्व, आपने पढ़ा होगा रामसर साइट्स, है ना। सिमिलरली उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही है? रणथंबोर। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ रिसेंटली रणथंबोर नेशनल पार्क वाज सीन इन द न्यूज। कहां पर लोकेटेड है? तो कहां पर लोकेटेड है? याद रखना आपके राजस्थान में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है और वो कौन कौन से हैं। मोस्टली आप लोगों ने विजिट भी किए होंगे, है ना, 5 हैं। लेकिन अगर मैं भारत की बात करता हूं, भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया में? तो याद रखना 106। पहला कौन सा था? 1936 में बना था। क्या नाम था उसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जो 1936 में बना था उत्तराखंड के अंदर। और अगर पूछे लास्ट कौन सा बना था? लास्ट 2021 में, तो याद रखना रायमोना नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? याद रखना आपका आसाम। ये आसाम का 4थे नंबर का बना था। ये लेटेस्ट था 106वां, टोटल 106 है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है? तो याद रखना पंजाब, क्योंकि पंजाब में एक भी क्या नहीं है? फॉरेस्ट नहीं है। मिनिमम फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट नहीं है तो नेशनल पार्क नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है तो वहां पर ट्राइब नहीं पाई जाती, ट्राइबल एरिया भी नहीं है वहां पे, ठीक है। तो बेसिक सी बातें याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटेक्ट कांचा गच्चीवोली फॉरेस्ट। देखो ये आपने देखा होगा कि जो आपका उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर एक जंगल था, उसको जलाया जा रहा था। बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी। वो हाथी की वीडियो आती रहती है, वो जेसीबी से टकरा जाता है, आपने देखी होंगी। तो वहां पर जंगलों को काटा जा रहा था, किसके नाम पर? डेवलपमेंट के नाम पर। तो एक बात समझना, एक बार सरकार कहती है एक तरफ कि एक पेड़ मां के नाम, है ना, मोदी जी की स्कीम चल रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें कार्बन न्यूट्रल हो जाना है 2070 तक। एक तरफ कहते हैं कि उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। एक तरफ कहते हैं कि अगर आईपीएल चल रहा है और एक डॉट बॉल चली जाती है तो आपका जो बीसीसीआई वो 500 पेड़ लगाएगा। दूसरी तरफ आप लगे लगाए पेड़ों को बसे बसाए जानवरों को मार रहे हो, ये तो न्याय नहीं है। तो ऐसे जो जीव है वहां पर उनकी भी तो लाइफ होगी कुछ ना कुछ। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, कि सिर्फ इंसानों की लाइफ ही मैटर करती है, हर जीव की लाइफ मैटर करती है हमारे यहाँ पर। तो आपने देखा होगा बहुत सारे बोर्ड्स भी बने हैं, जैसे पेटा। बताना मुझे पेटा कब आया था? ये एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। आज समझ में आ रही है? तो ऐसे बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। तो जंगल को बचाने के लिए कौन सा एक्ट है? तो याद रखना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो एग्जाम लिखना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1980 में, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे जंगलों को बचाना कौन से आर्टिकल के अंदर इंक्लूड है, तो आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 48 का ए, जो डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, कई बार पढ़ा है हमने। इसमें साफ साफ लिखा है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि डीपीएसपी में लिखी चीजें पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं। 48 में लिखा है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, बचाना। और दूसरा 48 के में क्या लिखा है? तो उसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में लिखा है। तो वहां पर किसका वायलेशन हो रहा था? 48 के ए का। समझ में आ रही है? और अगर जंगल है तो हवा है, हवा तो हेल्थ है, हेल्थ है तो अच्छी सेहत है, अच्छी सेहत है तो मतलब क्या है? तुम्हारे जीने के राइट टू लाइफ बच रहा है। तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हो रहा है बेसिकली। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर जो पूरा मैटर हो रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वेडनेसडे को
Telangana wildlife warden को to take immediate steps to protect the wildlife affected by the destruction of the 100-acre forest area. It told the state government that it could not have high rises in the company of the deer. ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, यहाँ फिर जस्टिस बी आर गवई का नाम आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना कौन कौन से एक्ट हमें इस चीज से बचाते हैं। और अगर जंगल रहेंगे तो जंगली जीव रहेंगे, है ना, तो हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। बात समझ में आ रही है? बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, तो वो सब मैटर इसमें आ जाता है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। ठीक है, और काफी बार हम इसको पहले पढ़ चुके हैं तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। द अनफिनिश्ड फाइट ऑफ एन एंटी नेशनल, समझना, आप इनको जानते होंगे ना, बहुत सारी मूवीज में इन्होंने विलेन का रोल भी किया है, प्रकाश राज। और आपने देखा होगा इनके ट्वीट, इनके मैसेज हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होते हैं, है ना। तो बहुत सारे मैटर है ना, सरकार को पसंद करना नहीं पसंद करना। देखो, अगर आज मुझे किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पसंद नहीं आती हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं एंटी नेशनल हो गया। अगर मान लो कल को बीजेपी कह दे कि आज से ये रूल है और मैंने कह दिया नहीं यार ये अच्छा नहीं है, तो आजकल ये बेसिक एक ऐसा हो चुका है माहौल हमारे यहाँ पर कि लोग मुझे एंटी नेशनल कहने लगेंगे कि अगर मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं एंटी नेशनल हूं। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो अभी बस उसी के ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हिंदू में, जिसको उन्होंने छापा और उसमें सीधा बात कर रहे हैं किसकी? एंटी नेशनल की। तो एक बात समझना, कौन सा ऐसा एक्ट बना हुआ है, कौन सा ऐसा एक्ट बना हुआ है जो तुम्हें एंटी नेशनलिस्ट या एंटी नेशनल डिक्लेयर कर सकता है तुरंत बिना कुछ कहे, और सरकार उसका, गवर्नमेंट उसका मिसयूज करती है। कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, याद रखना, अगेंस्ट जाता है, सरकार सीधा उसके ऊपर वो लॉ इनेक्ट कर देती है और सीधा उसको जेल में डाल देती है कि भाई तू तो क्या है, तू है देशद्रोही। पहले ये ऐसा नहीं था, ध्यान रखना। पहले वो जो एक्ट था, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा थोड़ा। यूएपीए। व्हाट इज यूएपीए? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये यूएपीए जो था अनलॉफुल एक्टिविटीज का, वो 1967 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके बाद ही 1968 के बाद क्या बनी होती है आपकी? रॉ एजेंसी, वो सब बनी होती हैं। तो ये पहले का था। इसका पर्पज ये था कि अगर कोई एजेंसी, अगर कोई इंस्टीट्यूट, समझना, अगर कोई एजेंसी, अगर कोई इंस्टीट्यूट हमारे देश के अगेंस्ट काम करता है, हमारे देश की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम करता है, हमारे देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट काम करता है, हमारे देश के डिफेंस के अगेंस्ट काम करता है, तो हम क्या करेंगे? उस एजेंसी को एंटी नेशनल घोषित कर देंगे, अनाउंस कर देंगे और उसके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। और ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, हमने उनको कंट्रोल किया, कर्ब किया और हमने देश में अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोका। बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ, दिस एजेंसी वाज यूज्ड फॉर द एजेंसीज, मतलब इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज होती थी। देन अगेन केम बीजेपी गवर्नमेंट और उन्होंने क्या किया? 2019 में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही हुई बातें, ध्यान रखना। बार बार सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि आप इसका मिसयूज कर रहे हो, और किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा सा जज आएगा और वो उसको अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके चला जाएगा। ऐसा होता है, बहुत बार हो चुका है। तो है क्या मैटर, समझना, 2019 में इस यूएपीए को कर दिया अमेंड। तो यूएपीए अमेंडमेंट या अमेंडेड एक्ट 2019 कह दूंगा मैं उसको। इसमें कह दिया कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, एनी इंडिविजुअल पर्सन, उस इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर भी क्या लग सकता है? यूएपीए लगाया जा सकता है। अब अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोला, उसके ऊपर लगा दो यूएपीए और उसको डाल दो जेल में। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसमें क्या था? उसमें यह था कि ठीक है 2002 में आया था, अगर तुमने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की है तो जेल में डाल दिए जाओगे, लेकिन पहले ऐसा था बेल मिल जाती थी। इसको भी 2019 में अमेंड कर दिया गया और कह दिया कि अगर कोई पीएमएलए के अंडर पकड़ा गया तो उसको बेल मिलना बड़ा मुश्किल कर दिया। उसका सेक्शन 45 इतना डिफिकल्ट बना दिया कि आपको बेल तभी मिलेगी जब आप जज को कन्विंस कर लोगे मैंने कुछ किया ही नहीं। तो जो सरकार के खिलाफ एंटी नेशनलिस्ट बने, देश के खिलाफ की बात नहीं हो रही, अगेंस्ट द नेशन नहीं है, और ये रियल है, और ये सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बातें मैं दोहरा रहा हूं यहाँ पे। तो जो बंदा देश आपके सरकार के अगेंस्ट बोलता है, जम्मू कश्मीर रीजन में या कहीं भी, उसके ऊपर यूएपीए लगाओ, जेल में डाल दो। फिर कुछ नहीं मिलता, 6-6 महीने तक बेल नहीं होती, 6 महीने बाद कुछ नहीं मिला, छोड़ दो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, अगर उससे तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं निकल रहा है, वो तुम्हारे पॉलिटिकल एजेंडाज को पूरा नहीं करने दे रहा है, उसको उठाओ जेल में डाल दो। 6 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल जेल में रखो, कुछ नहीं मिला, छोड़ दो।
तो दीज टाइप ऑफ एक्ट्स का यूज होता है किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अगर सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। तो क्या ये सही है? मुझे कमेंट करके बताना, क्या इनका मिसयूज करना सही है? सही मायने में ऐसा होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी चीजों को दोबारा से या इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देना चाहिए? क्या इनके अंदर दोबारा से चेंजमेंट होना चाहिए कि आप अपना पर्सनल बेनिफिट उठाने के लिए उनके अंदर चेंजमेंट करते हो और किसी को भी जेल में पटक देते हो? समझ गए? तो वही सब बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। जैसे वक्फ बिल की बात इसने कर दी इसके अंदर, ठीक है, तिहाड़ जेल में जो बंद थे, ठीक है, उन सब बातों को इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने आपको उसकी थीम समझा दी है। ठीक है, कुछ लोगों के नाम भी है जिनको डाला गया था फिर छोड़ दिया गया था, समझ गए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट, मानसून एंटीसिपेशन। देखो अभी मानसून का टाइम आ चुका है, तो हमारे यहाँ पर इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बना होता है 1950 में, ये आपका बना होता है कब? 1875 में। अब समझना, एक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना न्यू दिल्ली। ठीक है, ये दुनिया भर में मानसून बताने का काम करता है, वेदर प्रोटेक्शन ही वेदर प्रेडिक्शन का काम करता है, और ये आपका इंडिया में वेदर प्रेडिक्शन का काम करता है। तो अभी इसने बताया कि इंडिया में जो इस बार बारिश होने वाली है वो बारिश लगभग 5% ज्यादा होगी जितनी होती है। यानी कि अगर 100% बारिश होती है तो इस बार 105% होने वाली है। तो ये एडिटोरियल में डिस्कस किया गया था, तो मुझे लगा यहाँ से उठा लेना चाहिए, तो हमने इसको उठा लिया। अभी बारिश होगी, मानसून चलेगा, कई जगह नदियां ओवरफ्लो होंगी, फिर आप पढ़ोगे सोरोफ बिहार, कोसी को कहते हैं, बाढ़ से लोग मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सोरोफ उड़ीसा आपकी महानदी को कह देते हैं, सोरोफ बंगाल दामोदर को कह देते हैं, सोरोफ आसाम आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को कह देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज निकल के आएंगे, तो आई थिंक हम इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले होना तो है ही, बारिश तो आनी है ही। लेकिन हाँ, एक पॉइंट याद रखना, मुझे बताना कमेंट करके कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? मैक्सिमम रेन एक ऐसी जगह है भारत में है, ध्यान रखना। वो जगह कौन सी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। उसमें हमेशा बारिश होती रहती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वो लोग वहां से बारिश में छाता लेकर ना निकलते हो। घर से निकलना है तो छाता लेकर ही निकलना है ना। तो ऐसा कौन सा जगह है जहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है दुनिया भर का? वो कौन सा है? या वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड या ऑन द वर्ल्ड, वो भारत में बताना मुझे कौन सा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बारिश कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, वो सब बातें हम बाद में पढ़ लेंगे जब बारिश होने लगेगी। गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। रिटेल इन्फ्लेशन, देखो गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, फार्मर की इनकम को बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर जो इन्फ्लेशन है ना, रिटेल इन्फ्लेशन, वो 3.34% चल रहा है। तो न्यूज बस इतनी सी है, कुछ दिन पहले रेपो रेट जो थी, रेपो रेट उसको कम किया गया था। पहले ये 6.50 थी, फिर इसको 0.25 गिराया गया, फिर इसको 0.25 गिराया गया। तो अब ये कितनी हो चुकी है? तो अब लगभग ये 6% पे आ चुकी है। और आई थिंक मैं ही डिस्कस कर चुका हूं पहले, एक बार आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पर क्या बनी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी 2016 में। और उसका जो पर्पज है वो क्या होता है? उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आपके आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 आपके गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। और इनका पर्पज होता है कि एक ऐसी स्कीम बनाना जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक फॉर्मूला क्या है? 4 + -2, 4 + 2 6, 4 - 2 2, यानी कि जो इन्फ्लेशन हो 2 और 6 के बीच में रहना चाहिए। अगर वो 6 से ज्यादा है तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, 2 से कम है तो वो ज्यादा क्या हो चुका है? डिफ्लेशन हो चुका है, जो हमारे लिए खतरनाक है। तो बेसिकली ध्यान रखना, अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना है? तो वो है लगभग आपका 3.34%, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कहा गया है कि हमें फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ काम करने चाहिए। जैसे जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, लेकिन आज तक ये सवाल उठता है। एमएसपी को लेकर सवाल उठता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनकी डेथ हुई थी बहुत सारी, उन पे सवाल उठता है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आगे आएगा हम इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की डिस्कशन किया गया है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, वो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। रेपो रेट क्या होता है? जब कोई कमर्शियल बैंक किसी सेंट्रल बैंक से पैसा लोन लेता है तो जिस इंटरेस्ट रेट पर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट। और अगर कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कह देते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और याद रखना, रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है किससे?
सॉरी आपका रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है किससे? रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट। कॉल फॉर परमानेंट सेटलमेंट फॉर द ट्राइबल्स। आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि वही है मेरे पास लास्ट, इंडिया में टोटल ट्राइब्स कितने थे? तो याद रखना इंडिया में टोटल ट्राइब्स थे लगभग 705। और मैक्सिमम ट्राइब्स कहां पर पाए जाते हैं? तो आपको पता है मध्य प्रदेश, क्योंकि वहां जंगल ज्यादा है, फॉरेस्ट ज्यादा है, तो वहीं पाए जाएंगे। और मिनिमम ट्राइब्स कहां पाए जाते हैं? तो मिनिमम ट्राइब्स पाए जाते हैं आपके पंजाब और हरियाणा। 0 एक भी नहीं पाया जाता इनमें, क्योंकि यहां पर पंजाब में फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। अब समझना कि जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, इनके जैसे इनके लिए बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है ना, इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए हमने एक एक्ट पढ़ा था, पेशा एक्ट, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज 1996, कि भाई ग्राम पंचायत को भी आप क्या करो, ट्राइबल एरिया तक पहुंचा दो, ताकि जैसे गाँव में बिजली देने की जिम्मेदारी सरकार की, गाँव में पानी देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की, गांव में बच्चों को एजुकेशन मिले, वहां पर स्कूल खोलने की जिम्मेदारी सरकार की है। सिमिलरली जो ट्राइबल एरियाज है, जो जंगलों में रहते हैं, उनको आसपास के गांवों में मर्ज कर दिया जाए, तो वहां तक लाइट पहुंचे, वहां तक रोड पहुंचे, वहां तक पानी पहुंचे, वहां तक अच्छा सारी फैसिलिटी पहुंचे, तो वहां के बच्चों का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए 1997-1998 के बजट में। हमने पढ़ा था इस बार के बजट में, आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन जो ट्राइब्स हैं वो बेसिकली कहाँ मिलती हैं? जंगलों में। और जैसे ही जंगल के अंदर डेवलपमेंट की बातें होती हैं, जैसे अभी उसमें तेलंगाना में हो रहा था, तो होता क्या है, जैसे बात होती है कि डेवलपमेंट करेंगे, जंगलों को काट दिया जाता है। और जैसे जंगल को काट दिया जाता है, फॉरेस्ट को निकाल देते हैं वहां से इन लोगों को, और ये लोग हो जाते हैं बेचारे कैसे, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, अपनी जगह से निकाल दिए जाते हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि क्यों ना इन लोगों को एक परमानेंट सेटलमेंट कर दिया जाए, इनको परमानेंट जगह दे दी जाए, ताकि ना इनको डिस्प्लेस करने की बात आए, ना इनके द्वारा सरकार के अगेंस्ट कभी रिवोल्ट या वो सब करने की बातें निकल के आए। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना हमारे यहाँ पर एक एक्ट बना हुआ है, कौन सा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, 1980। और उसके बाद एक बार 2006 में इसको दोबारा अमेंड किया गया था। उसमें कहा था हमने कि जिस जगह पर कोई ट्राइबल लोग रहेंगे, वहाँ की जो जगह है, वहाँ की जो लैंड है, बेसिकली वो उस ट्राइबल लोगों से ही बिलोंग मानी जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। जब भी सरकार को चाहिए होता है, तो अभी देखा ना आपने कैसे जानवरों को घर से बाहर निकाल दिया, तो इंसान तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए। समझ में आ रही बात? तो ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए उनके लिए? क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, लेकिन क्या है क्या नहीं है वो देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ, ये वही देखो है ना, क्योंकि लगभग 50,000 गोंड ट्राइबल लोग हैं, वो माइग्रेट हो गए हैं कहाँ से? आपके आंध्र प्रदेश से। और ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, याद रखना हमारे यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है भील, और ये भील बेसिकली मिलती है आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो यहाँ के भीलों ने पिछले साल क्या किया था, बोले हमें क्या दे दो, एक प्रदेश दे दो, एक नया स्टेट दे दो, भील प्रदेश। बोले थोड़ा थोड़ा इलाका किसका दे दो, थोड़ा इलाका राजस्थान का, थोड़ा एमपी का, थोड़ा गुजरात, थोड़ा महाराष्ट्र, और हमारे को एक नया स्टेट दे दो, भील प्रदेश, और उसमें सिर्फ भील रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टेट की फॉर्मेशन किसके बिहाफ पर होती है? हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, किसके बिहाफ पर? या तो लिंग्विस्टिक के बिहाफ पर, यानी लैंग्वेज के बिहाफ पर हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज कास्ट के बिहाफ पर, ट्राइब्स के बिहाफ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ स्टेट की फॉर्मेशन लैंग्वेज के बिहाफ पर हुई थी उस समय। समझ गए? ये 2-4 बेसिक बातें ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इनको जो आपके SC ST हैं, इनको कितना वो मिला हुआ है रिजर्वेशन? तो याद रखना SC को कितना है? 15%, ST को कितना है? 7.5%, OBC को कितना है? 27%, और EWS को कितना है? 10%। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, सेज जयशंकर। समझना बहुत अच्छी न्यूज है। अभी कुछ दिन पहले बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। और उस मीटिंग में हम गए थे कहां पर? थाईलैंड, बेसिकली उसको अटेंड करने।
तो बिम्स्टेक क्या है बेसिकली समझना। मैंने कहा ये मेरा भारत है, ये यहां पर बना हुआ है बे ऑफ बंगाल, तो इस बे ऑफ बंगाल का मैक्सिमम यूज करना है, मल्टीपल सेक्टर में यूज करना है ताकि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए वो देश जो इससे बाउंड्री शेयर करते हैं उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम रख दिया बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक बना कब होता है? 1997 में। कितने मेंबर है इसमें? 7 कंट्रीज के मेंबर है। समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। 7 मेंबर उसके मेंबर है। सारे के सारे इससे बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, बट 2 ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। कौन कौन से? नेपाल और भूटान। वो बिम्स्टेक के पार्ट हैं बट दे डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद बे ऑफ बंगाल। ये हो गया बेसिक पॉइंट, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट। अब समझना हुआ क्या। जो आपका बांग्लादेश है ना, उस बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ना, समझना, वीक्स आफ्टर द चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस रेफर्ड टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन एज लैंडलॉक्ड, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन वेडनेसडे हाईलाइटेड द रीजन एज ए गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। हो क्या रहा है समझना। अभी जो बांग्लादेश है ना, उसके अंदर बहुत सारी सिचुएशंस चल रही है। शेख हसीना को हटा दिया था, वो सब है ना। हो क्या रहा है वहां पर, ये बांग्लादेश बिल्कुल इन्फ्लुएंस में आ चुका है चाइना के। ठीक है, तो इसने कहा, पूरी कहानी समझना, इसने कहा चाइना से कि बांग्लादेश को, ठीक है, क्या समझो, बांग्लादेश को आप अपना एक्सटेंडेड आर्म समझो, यानी कि एक्सटेंडेड आर्म समझो, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भारत है ना, उस भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, 7 सिस्टर्स, एक सिस्टर और जोड़ दो सिक्किम, तो 8 सिस्टर हो गई, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है 7 सिस्टर का, इधर है 7 सिस्टर। तो कहा कि इसने, अगर मैं सिक्किम को भी जोड़ दूं, तो इसने कहा कि मेरे और भारत के बीच में एक छोटा सा रास्ता है जिसे कहा जाता है चिकन स्नैक। समझना बहुत ध्यान से, चिकन स्नैक। ठीक है, और ये लगभग 17 किलोमीटर के आसपास का एक वाइड एरिया है। अगर मैं इसको काट दूं यहां से, तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पूरा अलग हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि चाइना हमेशा से कोशिश करता है कि नॉर्थ ईस्ट को कब्जा ले, बट यहां से नहीं ले पा रहा है क्योंकि यहां पर इंडिया कनेक्टेड है। और बांग्लादेश को हमने बहुत हेल्प की, समय समय पे बहुत मदद की हमने, लेकिन अब बांग्लादेश के रुख बदल गए हैं। वो कह रहा है कि आप चाहो तो मैं इसको यहां से ब्लॉक कर दूं, तो नॉर्थ ईस्ट तुम ले लेना। अब चाइना का क्या इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट को लेने का, वो समझना। इसने कहा कि आई एम द गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, नहीं सी, है ना, इंडियन ओशियन। इसने कहा कि इंडिया जो है ना, उसका नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ना, वो सी से बाउंड्री नहीं लगाता है, मैं लगाता हूं। तो अगर हम इसको तोड़ दें और ये अगर चाइना में मिला लिया जाए, तो डेफिनेटली चाइना सीधा यहां से ट्रेड कर लेगा और चाइना को एक वे मिल जाएगा किसमें, इंडियन ओशियन में आने का। और चाइना तो यही चाहता है कि वो इंडियन ओशियन में आने का एक रास्ता ढूंढ ले। ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि दूसरे तरफ से जिन जिन देशों से उसकी लड़ाई चल रही है, वो भारत में या इंडियन ओशियन में अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। तो वो चाहता है कि मैं ये रीजन लेकर सीधा एक्सेस कर लूं, लेकिन ये बेवकूफ भूल चुके हैं कि अगर इन्होंने इससे गद्दारी करके इसको ये रीजन दे दिया, तो कल को ये इनको भी नहीं छोड़ने वाला। वो ही जानते नहीं इस बात को। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या, आई होप कि आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। हुआ क्या समझना, जयशंकर जी ने कहा कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इस बात को डिफेंड किया कि नॉर्थ ईस्ट है ना, वो इंडिया के लिए जरूरी नहीं है, वो जो आसियान कंट्रीज है उनके लिए भी जरूरी है। तो आसियान कंट्रीज कौन कौन सी है, तो याद रखना आसियान, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ठीक है, आसियान। उस आसियान कंट्रीज में टोटल 10 कंट्री हैं, 10। ठीक है, और ये आसियान ग्रुप बना था 1967 में। और इस आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे, याद रखना, जकार्ता। और हमने 1991 में जब हमारे यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उस पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि हम अपने ईस्ट में देखेंगे और इन देशों के साथ अच्छा अपना रिलेशन रखेंगे, अच्छे इनके साथ व्यवहार करेंगे, इनके साथ अपना ट्रेड वगैरह को बढ़ाएंगे।
देन आफ्टर कांग्रेस सरकार जाने के बाद 2014 में सरकार आ जाती है बीजेपी, और 2014 में एक नई पॉलिसी आती है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि हम क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ अब सिर्फ देखेंगे नहीं, हम उनके साथ ट्रेड भी करेंगे, हम उनके साथ बायलेटरल ट्रेड करेंगे, हम उनके साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। तो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू कर दी। तो याद रखना, लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट होती है, वाज स्टार्टेड इन 1991 बाय पीवी नरसिम्हा राव। एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड इन 2014 बाय आपके नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब क्या हुआ समझना, जयशंकर जी ने कहा कि हम ना सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट का रीजन, वो इस पूरे आसियान कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि इन लोगों का भी सपोर्ट किसको मिले, इंडिया को मिले। समझ में आ रही है? अब चलना थोड़ा सा आगे चलना, बिम्स्टेक अभी हुआ था, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, कितने देश है? 7, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये आप जानते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वो सब बातें लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना है ना, चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। आपने मालदीव्स में देखा, मोहम्मद मोइजू की सरकार थी है ना, चाइना, उसने भारत का अपोज किया, हमें मिलिट्री वहां से बुलानी पड़ गई। आपने श्रीलंका में देखा, उसने क्या किया, हम्बनटोटा को ले लिया लीज के ऊपर, पहले उसको लोन में डबो दिया, फिर उससे हम्बनटोटा ले लिया। आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर भी वही कुछ गेम खेल रहा है ना, जो वेस्ट बंगाल है उसके अंदर भी कहा जाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है कि बांग्लादेश की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा हो, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं इनका रोल है उसके अंदर। तो बेसिकली जो चाइना है ना, वो इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो सीधा डायरेक्ट एक्सेस पा जाए किसका, इंडियन ओशियन का। क्यों डायरेक्ट वो पाना चाहता है, तो समझना रीजन क्या है इसका। रीजन सिंपल सा ये है कि मैंने कहा ये वाला मैप, ठीक है, ये जो साउथ चाइना सी है ना, यहां पर जो चाइना है उसका साउथ चाइना सी में अगर वो यहां आना चाहता है तो यहां पर बहुत सारे देश बने हुए हैं, लेकिन यहां से अगर मान लो ये इसके साथ है नहीं, क्योंकि वो उसके साथ आसियान का ग्रुप बना के बैठे, अगर उसे यहां पर इंडियन ओशियन का एक्सेस चाहिए तो यहां से तो पॉसिबल नहीं आना, उसके लिए बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो वो चाहता है कि सीधा कहां से एक्सेस मिल जाए उसको, इंडिया से एक्सेस मिल जाए, और उसके लिए सबसे बेटर कौन है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस क्रिएट किया, बांग्लादेश का नया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना लिया, बांग्लादेश को जैसे तैसे करके फंडिंग करके वहां से अब बांग्लादेश के सुर बदल चुके हैं कि अगर चाहो तो हम चिकन स्नैक को हटा देते हैं, चाहो तो भारत ले लो। बट याद रखना इतना आसान नहीं भारत को लेना, है ना। आज से पहले बहुत सारी बैटल हो चुकी हैं, इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए बातें, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि जो चाइना है बेसिकली वो हमारे चारों तरफ क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है। तो आपसे पूछे अगर कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो याद रखना ये एक स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा चाइना भारत को घेर रहा है। जैसे इसने हांगकांग, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ हम्बनटोटा ले लिया, बांग्लादेश तुम जानते हो लेने की बात हो रही है, बांग्लादेश का वाला रीजन, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, जिबूती, सूडान, यहां पर क्या बना के बैठा है, अपने बेस बना के बैठा है, और ये किसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को। तो इंडिया ने इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स का अपोज करने के लिए इंडिया ने क्या स्टार्ट किया, तो सिंपल याद रखना, डायमंड, ठीक है, डायमंड नेकलेस या नेकलेस डायमंड स्टार्ट किया। इसमें क्या है, तो इंडिया इसको काउंटर करने के लिए यहाँ जापान में, वियतनाम में, ठीक है, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, ठीक है, आपके मंगोलिया में, आपके चाबार हमने लिया था ईरान से 10 साल के लिए लीज पे, ठीक है, अब इस यहाँ पे ओमान में और आपके सीचेल्स में, यहाँ पर क्या कर रहा है, पोर्ट बना रहा है, किसको काउंटर करने के लिए, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइना बना रहा है हमारे चारों तरफ, उन्हीं को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या बना रहा है, डायमंड नेकलेस बना रहा है। समझ गए? तो अगर पूछे क्या है डायमंड नेकलेस, क्या है स्ट्रिंग ऑफ द पल्स, तो समझना बिल्कुल सिंपल, द स्ट्रिंग ऑफ पल्स इज ए जियोपॉलिटिकल थ्योरी दैट रेफर्स टू चाइना's increasing efforts to develop and expand its ports and naval bases throughout the Indian Ocean region from the Strait of Malacca to Horn of Africa. The theory suggests that China is seeking to establish a series of strategic naval bases and commercial ports along key sea lanes in the Indian Ocean to protect its vital energy imports and enhance its maritime influence. These pearls include ports such as ग्वादर, पाकिस्तान आप जानते हो, वहां से बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चला रहा है ना, BRI वो सब कर रहा है, ठीक है।
हम्बनटोटा श्रीलंका हम पढ़ते हैं बहुत बार, एंड जिबूती इन अफ्रीका। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, तो नेकलेस ऑफ डायमंड, याद रखना नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी एम्स एट गारलैंडिंग चाइना, और इन सिंपल वर्ड्स द काउंटर एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी इंडिया इज एक्सपेंडिंग इट्स नेवल बेस एंड इज ऑल्सो इंप्रूविंग रिलेशंस विद द स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कंट्रीज टू काउंटर चाइनाज स्ट्रेटजीज। समझ गए, नेकलेस ऑफ डायमंड किसको काउंटर करने के लिए बना, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग को। समझ में आ रही है, तो सिंपल सा ध्यान रखना। चाबार पोर्ट हम पढ़ते हैं, इंडोनेशिया, सितवे पोर्ट, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। समझ गए। अब एक बात समझना, एक कंफ्यूजन का पॉइंट यहां पर है कि हम नॉर्थ ईस्ट को कैसे जोड़े। जैसे बांग्लादेश ने कह दिया कि वी आर द गार्जियंस ऑफ द सी, इंडियन ओशन, हमारे पास आओ, हम तुम्हें एक्सेस दे देंगे। समझ रहे इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है ना, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो हम नॉर्थ ईस्ट को कैसे कनेक्ट करें, किससे, इंडियन ओशन से। तो हमने एक प्रोजेक्ट चलाया, याद रखना, मुझे बताना ये कब स्टार्ट हुआ था, ये आप मुझे बताओगे। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम कोलकाता को सीधा कनेक्ट कर रहे हैं यहां से 539 किलोमीटर सी रूट से, कहां से, सितवे पोर्ट म्यांमार में। और सितवे पोर्ट से फिर हम क्या करेंगे, यहां नदियों के थ्रू होते होते कहां पहुंचेंगे, प्लेतवा, और यहां से फिर हम जमीन पर पहुंचेंगे, और यहां से रोड से कनेक्ट होते हुए कहां पहुंचेंगे, कलेतवा, यहां चलते चलते जोकिनपुई, ठीक है, आपका लोनगटुलाई, उसके बाद आइजोल पहुंच जाएंगे, मिजोरम। तो जस्ट by this Kaladan multimodal transit transport project we are connecting our northeast region to इंडियन ओशियन, ताकि हम ट्रेड करें तो वहां पर चीजों को पहुंचाना बिल्कुल इजी हो जाए। समझ गए। लेकिन चाइना डायरेक्ट एक्सेस चाहता है, तो वो बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ गेम खेल रहा है, वही सब डिस्कस किया हुआ है। और वो गेम सक्सेसफुली ना हो तो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ये कोशिश कर रही है कि हम दूसरे जो आसपास के देश हैं, हमारे आसियन कंट्रीज, उनका सपोर्ट अपने साथ रखें। समझ गए। बस सिंपल सी इतनी न्यूज है, ठीक है। आई होप कि आप थोड़ा बहुत बातें समझ गए होंगे, और अगर मुझे बताना समझ में आया कि नहीं है, हाँ आ गया सर, ठीक है, वरना फिर पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट है WTO फोरकास्ट ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड टू फॉल 0.2% अमिड टैरिफ टेंशंस। देखो अभी जो ट्रम्प साहब टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो उसका दुनिया के ट्रेड पे तो इफेक्ट पड़ेगा। तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज फाउंडेड इन 1995, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो मैंने आपसे कई बार कहा है, जो W से शुरू होता हो, O पे खत्म होता हो, हेडक्वार्टर जिनेवा। तो WTO के हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसने कहा कि जिस तरीके से जो ट्रेड चल रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, तो इस बार का जो ग्लोबल ट्रेड है उसके ऊपर कितना इफेक्ट रहने वाला है, तो 0.29% का डिक्लाइन रहने वाला है। अर्लियर ऑन वेडनेसडे द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सेड इट एक्सपेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ टू स्लो टू 2.3% इन 2025। दिस विल मेक ए शिफ्ट टुवर्ड्स ए रिसेशनरी पाथ, मतलब मार्केट में, दुनिया में रिसेशन आने वाला है। और जब रिसेशन आता है तो मार्केट में आप जानते हो क्या होता है ना। तो अपनी सेविंग्स को बचा के रखो, फालतू अननेसेसरी खर्चा मत करो, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में मंदी आने वाली है। समझ गए, बात को ध्यान रखना, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।